गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपने आगे विषय को बढ़ाते हुए चल रहे हैं और हमने कल बात कर ली थी कि उच्चतम न्यायालय की क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, न्यायाधीश की कितना उनका वेतन होता है, किस तरह की उनकी प्रक्रिया होती है, उनका मेन हेड ऑफिस कहाँ हो सकता है, उसमें कोई परिवर्तन भी किया जा सकता है, यानी कौन से भाग में, कौन से अनुच्छेद में कहाँ से लेकर कहाँ तक उच्चतम न्यायालय का वर्णन किया गया। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो है इनके क्षेत्राधिकार और शक्तियों के बारे में। कहीं कहीं ये जैसा कि मैंने बताया कि ब्रिटिश न्यायालय से मिलता जुलता है, क्योंकि अंतिम अपीलीय न्यायालय है। ब्रिटिश न्यायालय भी इसी प्रकार कार्य करता है और उसके अलावा जो परामर्शदात्री जो शक्तियाँ हैं अमेरिकन न्यायालय को प्राप्त है नहीं है, लेकिन भारतीय उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। वहाँ ये अमेरिकन न्यायालय से थोड़ा सा भिन्न भी हो जाता है। तो इस तरह की कुछ बातें करेंगे, कुछ शक्तियों का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से भारतीय उच्चतम न्यायालय जो है वो अपने आप में कार्य करता है या किस प्रकार से अपने आप को महत्वपूर्ण भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाए हुए है। तो हम देखें निम्नलिखित हैं। इसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे मूल क्षेत्राधिकार। ठीक है, उसके बाद है रिट क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, अभिलेख न्यायालय, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, और उसके बाद आता है पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं इसको, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कह दें। संवैधानिक व्याख्या करने की शक्ति या क्षेत्राधिकार, ठीक है। और उसके बाद हैं कुछ अन्य शक्तियां जिन्हें हम इस श्रेणी में रख सकते हैं। तो एक एक करके हम इनको देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मूल क्षेत्राधिकार से इनका तात्पर्य है कि मूल क्षेत्राधिकार वो जुरिडिक्शन है जहां पर किसी अन्य न्यायालय को किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कहने का मतलब है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ही वो मामले आएंगे। उसके बाद अगर हम देखें रिट क्षेत्राधिकार, तो रिट सुप्रीम कोर्ट भी जारी कर सकता है और हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है। तो ये दोनों की सम्मिलित कह दें शक्ति है या क्षेत्राधिकार प्राप्त है इनको। उसके बाद आता है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपील अधीनस्थ न्यायालय से उच्च न्यायालय में भी हो सकती है, उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय में भी हो सकती है। और कई मामले ऐसे हैं जहाँ डायरेक्ट इन न्यायालयों में आया जा सकता है। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार को अगर देखेंगे तो दीवानी मामलों में अपील, आपराधिक मामलों में अपील, ठीक है, और विशेष अनुमति के आधार पर अपील करने के आधार। अभिलेख न्यायालय सीधा सा पता है
ये बात करेंगे आगे। परामर्शदात्री आपको शब्द से ही पता है, अभिलेख का मतलब रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंटेशन जो होता है, रिकॉर्ड रखा जाना, उसके संदर्भ में इसकी शक्तियाँ हैं, क्षेत्राधिकार है। परामर्श का मतलब आप समझ गए, परामर्श देने का दायित्व भी रखा गया है उच्चतम न्यायालय पे, हालांकि ये उस पर डिपेंड करेगा कि वो दे या नहीं दे, बाध्यता मानने की है या नहीं, वो भी आगे देखा जाएगा। पुनरावलोकन आप समझ गए, इसका कोई स्पष्ट अनुच्छेद नहीं है कि किसी अनुच्छेद में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को निर्दिष्ट किया गया है कि न्यायालय किस तरह से किस अनुच्छेद के अंतर्गत क्या काम करेगा। ये किसी भी अनुच्छेद जो सरकार के द्वारा पास कोई भी एक्ट है उस पर उसको देखकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपनी शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद संवैधानिक व्याख्या, यानी संविधान के किसी अनुच्छेद की व्याख्या किस तरह से की जाएगी, क्या व्याख्या की जानी चाहिए, ये व्याख्या करने का अधिकार जो दिया गया है वो दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या कर सकता है। उसके बाद कुछ अन्य शक्तियाँ हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम चलते हैं, सबसे पहले देखें मूल क्षेत्राधिकार। मूल क्षेत्राधिकार से तात्पर्य है ऐसे विषय या विवाद जहां वाद दायर करने की या वाद सुनने की अधिकारिता उच्चतम न्यायालय को ही प्राप्त है। अर्थात ठीक है, यानी वे विवाद जो सीधे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही सुने जाएंगे, ऐसे मामलों को या ऐसे वादों को मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रखा गया है सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, तो अब ऐसे कौन कौन से वाद हो सकते हैं या ऐसे कौन कौन से विषय हो सकते हैं जिन पर इन्हें निर्णय देना। देखिए, एक तरफ तो अब आपको पता है कि कोर्ट में हमेशा दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष या एक विपक्ष, या एक जिसने को वाद दायर किया है और एक पीड़ित और एक आरोपी पक्षकार। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखा जाएगा कि कौन से विवाद, किन से संबंधित विवाद, केंद्र व राज्य व राज्यों के मध्य होने वाले विवाद, के मध्य होने वाले विवाद। अब देखिए, मेरे कहने का मतलब है यहां पर अब कौन कौन पक्ष हो सकते हैं। एक तरफ तो केंद्र और कोई राज्य या कई राज्य, इसके विपक्ष में भी कौन हो सकता है, कोई एक राज्य या कई राज्य। एक तो वो जिसके खिलाफ जिसने केस किया है, एक वो जिसके खिलाफ केस हुआ है। पक्ष विपक्ष दोनों हो सकते हैं। ठीक है, या यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि पक्ष विपक्ष तीन हो जाएं, एक तरफ केंद्र हो, एक तरफ कोई राज्य हो, या एक तरफ कोई और राज्य हो। जैसे कावेरी नदी जल विवाद पर
केंद्र सरकार थी, तमिलनाडु और कर्नाटक, ये तीनों राज्य तीनों अलग अलग प्रकार से काम कर रहे थे। केंद्र, तमिलनाडु और कर्नाटक, ये तीन पक्ष, इस तरह से तीन पक्ष भी हो सकते हैं। और उन तीन पक्षों के मध्य किसी तरह का जब विवाद होगा तो वह विवाद मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अनुच्छेद 131 के अंतर्गत। ठीक है, एक पक्ष तो हो गया कि केंद्र, राज्य और राज्य के मध्य होने वाली बात। दूसरा क्या होगा कि एक तरफ केंद्र और राज्य, कोई राज्य एक पक्ष में, ठीक है, और दूसरी तरफ कोई राज्य या राज्यों के मध्य। अब यहां पर कितने पक्ष हो गए? दो पक्ष, एक तरफ केंद्र, राज्य या कोई दो या अधिक राज्य। ठीक है, और दूसरी तरफ भी एक राज्य या राज्य के मतलब। अब यहां पर दो पक्ष हो गए, केंद्र के पक्ष में एक राज्य है या केंद्र को साथ लेकर चल रहा है, दूसरी तरफ वो जो विरोधी राज्य है उनके मध्य होने वाले विवाद। यहाँ पर दो पक्ष रह गए। ठीक है, और तीसरा जो विवाद है वो है दो या अधिक राज्यों के मध्य होने वाला विवाद। यहाँ पर केंद्र का कोई रोल नहीं है। ठीक है, दो या अधिक राज्यों के मध्य। तो अब इनसे संबंधित जो विवाद होंगे वो विवाद सीधे सीधे किसके द्वारा सुने जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इन विवादों का निपटारा किया जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? मूल क्षेत्राधिकार। यानी इनसे संबंधित अगर कोई भी विवाद होगा तो वो विवाद डायरेक्ट कहाँ जाएगा? उच्चतम न्यायालय में जाएगा, और उच्चतम न्यायालय के द्वारा ही उन विवादों की सुनवाई की जाएगी, ऐसा अनुच्छेद 131 में वर्णन किया गया। ठीक है, दो बातें आपको इसमें ध्यान रखनी होंगी कि जो वाद होगा वो विधिक मुद्दों पर आधारित होगा, किसी तरह की कोई राजनीति नहीं की जाएगी। मुद्दे क्या होंगे? एक तो ध्यान रखने वाली बात है कि विधिक मुद्दे पर होगा, विधिक मुद्दे होंगे, ना कि राजनीति प्रेरित। ठीक है, दूसरी बात, नागरिकों के द्वारा विवाद नहीं लाए जाएंगे। यहां नागरिकों के द्वारा राज्य या केंद्र पर केंद्र के विरुद्ध लाए वाद नहीं आएंगे। कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पर सिर्फ वो ही विवाद होंगे जहाँ पर एक तरफ केंद्र होगा और दूसरी तरफ कोई राज्य या कई राज्य सरकारें या राज्य स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वो विवाद लाए गए। यानी विवाद का है केंद्र और राज्य सरकार के मध्य। यदि कहते हैं संघ और राज्य के मध्य होने वाले जो विवाद हैं वो विवाद मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएंगे। राज्य के विरुद्ध अगर नागरिकों के खिलाफ कोई विवाद आता है, वाद दायर किया जाता है, तो वो इस प्रकार के क्षेत्राधिकार में शामिल नहीं किए जाएंगे। ठीक है, ये हमारा ये हो गया। अब देखो कई बार ये कहा गया है कि वित्त आयोग से संबंधित मुद्दे यहाँ नहीं आएंगे, इस रूप में नदी जल विवाद को लेकर नहीं आएंगे। मूल क्षेत्राधिकार आ सकते हैं, नदी जल विवाद मैंने कहा, लेकिन मूल क्षेत्राधिकार के रूप में नहीं आएंगे। ठीक है, वो अपीलीय न्यायालय के तौर पर, जैसे कावेरी जल विवाद के मामले में हाईकोर्ट ने, वहाँ के हाईकोर्ट ने जो डिसीजन दिया होगा उसके अगेंस्ट आना पॉसिबल है। डायरेक्ट आप उस विवाद को लेकर यहाँ नहीं आ सकते। वित्त विवाद को लेकर नहीं आ सकते, किसी संधि को लेकर, पूर्ववर्ती जो संधि हुई है उसको लेकर ऐसा कोई मामला नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा कहा गया। आगे चले
तो आपके ध्यान में आ गया मूल क्षेत्राधिकार कौन है, और ये 3 बिंदु आपको ध्यान रखने हैं, और इन 2 बिंदुओं से वो जुड़ा होना नहीं चाहिए। ये आपका एक क्षेत्राधिकार पूरा हो रहा है। आगे चले। दूसरा हमारा क्षेत्राधिकार है रिट क्षेत्राधिकार। इसको अगर हम कहें, ये भी थोड़ा सा मूल अधिकार के अंतर्गत आता है लेकिन पूर्णतः नहीं आता। इसका कारण मैंने बताया आपको, इस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अभी मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्यों नहीं रखा गया, ये मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में वाद दायर किया जा सकता है और ये नागरिकों के संबंधित वाद है। उच्चतम न्यायालय के द्वारा नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन होने पर नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन होने पर रिट जारी करने का अधिकार है। ठीक है, परंतु अब ये मूल क्यों नहीं है, परंतु इस प्रकार की रिट उच्च न्यायालय द्वारा भी जारी की जा सकती है। मेरे कहने का मतलब यही है कि ये जो रिटें हैं ये उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के द्वारा जारी की जा सकती हैं। यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो ये भी उसका क्षेत्राधिकार हो गया। ठीक है, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालयों को, उच्च न्यायालय के जो अधीनस्थ न्यायालय, उनको इस प्रकार की कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है, तो इनका विशेषाधिकार, मतलब एक तरह से ये विशेष क्षेत्राधिकार हो गया कि 2 न्यायालय हैं भारत में, उच्च न्यायालय किसी भी राज्य का और एक सर्वोच्च न्यायालय। यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वह सीधे ही उच्चतम या उच्च न्यायालय में जा सकता है। उच्च न्यायालय में जा सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और निषेध। पांच प्रकार की रिटें हैं।
ठीक है, ये 5 प्रकार की रिटें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जा सकती हैं। ये रिटें किसी नागरिक के विशेष अधिकार के रूप में नहीं आती हैं, न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। विशेषाधिकार पर के अंतर्गत नहीं आती हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि आप इनकी मांग नहीं कर सकते कि भाई हमें ये दो। आप जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जैसा या उच्च न्यायालय जैसा उचित समझता है उस प्रकार की रिट जारी करेगा, कर सकता है। और उसको अगर उसके विवेक से लगता है कि ऐसा कुछ विषय नहीं है, मुद्दा नहीं है, तो जरूरी नहीं है वो जारी ऐसी रिटें जारी करे। आगे देखें आप, और ये सिर्फ मूल अधिकारों के हनन होने पर ही जारी की जा सकती है, अन्य किसी अधिकार के हनन होने पर ऐसा नहीं किया जाएगा। किसी अन्य प्रकार से उन मामलों को सुना जाएगा, लेकिन किसी प्रकार की अन्य किसी प्रकार के माध्यम से इनको सुना जाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगली याचिका देखते हैं हम, उसके बाद फिर बात करेंगे। अगली जो हमारी क्षेत्राधिकार है उसे देखेंगे। अब हमारी जो अगला क्षेत्राधिकार है वो है अपीलीय क्षेत्राधिकार। ठीक है, अब इस क्षेत्राधिकार में 3 तरह के क्षेत्राधिकार मुख्यतः वर्णित हैं। पहला तो है संवैधानिक मामलों में, दूसरे हैं दीवानी, आपराधिक, या विशेष अनुमति से। ठीक है, तो आप इसमें देखें कि संवैधानिक मामलों में अपील का पहला मतलब तो ये ध्यान रखना कि अपील का मतलब होता है कि उच्च न्यायालय के दिए गए निर्णय के बाद आप अगर उससे संतुष्ट नहीं हैं या जो पक्ष संतुष्ट नहीं है वो पक्ष जाकर क्या करेगा कि किसी उससे उच्चतर न्यायालय में क्या करेगा, वो अपना मामला रखेगा। उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत मामलों में उच्चतर न्यायालय में जाना, उच्चतर न्यायालय में जाना ही अपील कहलाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि उच्च न्यायालय स्वयं भी किसी मामले को सुप्रीम कोर्ट में भेजने की अनुशंसा करता है या भेज देता है, जहां उसे लगता है कि विधि का कोई सारवान प्रश्न इसमें सम्मिलित है। तो ऐसे प्रश्न को जिसके बारे में किसी तरह की गाइडेंस या किसी तरह का दिशा निर्देश अगर उच्च न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट से चाहिए या वो चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामले की सुनवाई करे, तो वह स्वयं भी उस मामले को प्रेषित कर देता है उच्चतम न्यायालय में। ठीक है,
तो इसको देखें आप, संवैधानिक मामलों से हमारा मतलब क्या होगा कि संवैधानिक मामले ऐसे यदि उच्च न्यायालय संवैधानिक मामलों के निर्णय में यदि किसी विवाद में या वाद में, यदि किसी वाद में संविधान से संबंधित प्रश्न उपस्थित होता है या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है वर्तमान संविधान में, या उच्च न्यायालय को लगता है कि ये विषय किसी भी प्रकार से संविधान के द्वारा निर्देशित प्रावधानों के अनुकूल निर्णित नहीं किया जा सकता है, या उसे किसी प्रकार की कोई उलझन होती है, तो ऐसे मामलों को कहाँ ले जाया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में। उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में जाया जा सकता है। ठीक है, अब आगे हम बात कर रहे हैं कि दीवानी यानी सिविल मामले। सिविल मामले तभी वहां जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में जब उसमें किसी तरह का कोई सामान्य हित या जनहित से संबंधित कोई विषय हो, सामान्य हित को प्रभावित करने वाला कोई पूरक प्रश्न उसमें और उपस्थित हो रहा हो। कहने का मतलब है जो निर्णय किया गया है, अगर उसमें किसी व्यक्तिगत जो व्यक्ति जो केस कर रहा है उसके साथ साथ अन्य व्यक्तियों के हितों के संदर्भ में भी कोई आदेश पारित किया जा सकता है, या वह अन्य लोगों के हितों को या उनके अधिकारों को भी प्रभावित कर सकता है। यानी कहने का मतलब अन्य पूरक प्रश्न भी उसमें उपस्थित हो गए, उस व्यक्ति से संबंधित तो ही हैं और वह अन्य लोगों को भी यदि प्रभावित करता है, तो ऐसे मामले की सुनवाई किसके द्वारा की जा सकती है? उच्चतम न्यायालय के द्वारा ऐसे मामलों की सुनवाई की जा सकती है। या फिर सामान्य महत्व का, कहने का मतलब है अनुच्छेद 132 सामान्य महत्व का कोई प्रश्न खड़ा होता है। मैंने आपको बताया कि सामान्य का मतलब क्या हो गया? उस व्यक्ति के अलावा अन्य व्यक्ति, अगर वो आदेश हुआ है और उससे किसी जन सामान्य के हितों पर भी किसी तरह का कोई सकारात्मक या नकारात्मक इफेक्ट पड़ने की संभावना है, ऐसे विषय। या फिर वही बात उच्च न्यायालय को लगता है कि इस दीवानी वाद की सुनवाई एससी में होनी चाहिए, तो भी ऐसा वाद कहाँ चला जाएगा? अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को सुना जाएगा। ठीक है, संविधान पहले राशि निर्धारित की गई थी कि इतनी राशि का, यानी लगभग 20,000 रुपए तक के मामले जाएंगे। जैसे कंज्यूमर कोर्ट में कर रखा है अभी 1 करोड़, 1 करोड़ से 10 करोड़ और 10 करोड़ से ऊपर, तो वो आर्थिक आधार पर मामलों का विभाजन किया गया। यहाँ पर भी पहले 20,000 रुपये तक की राशि के मामले ही 20,000 रुपये तक की राशि के दीवानी मामले ही सुप्रीम कोर्ट में अपील योग्य होते थे, ऐसा प्रावधान था। लेकिन 30वें संविधान संशोधन के द्वारा इस तरह की जो आर्थिक प्रतिबंध था, उस प्रतिबंध को हटा दिया गया है। अब सभी प्रकार के विषय दीवानी मामले उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सुने जा सकते हैं, बस उनमें किसी तरह का विशेष संबंधित प्रश्न खड़ा होना चाहिए।
हर छोटे मुद्दे के लिए आप वहां नहीं जाएंगे। तो आप इस बात को याद रखें, 30वें संविधान संशोधन से यह व्यवस्था हटा दी गई है। हटा दी गई है। ठीक है, आगे चले आपराधिक मामले। अब आपराधिक मामलों में अपील की जा सकती है उच्च न्यायालय के बाद उच्चतम न्यायालय में। तो देखिए, आपराधिक मामलों में यदि उच्च न्यायालय ने फांसी की सजा को पलट दिया है, या निर्दोष सिद्ध व्यक्ति को, अधीनस्थ न्यायालय का मतलब जो उच्च न्यायालय से नीचे की जो न्यायालय थी, यदि उस व्यक्ति ने उसे फांसी की सजा दी और उच्च न्यायालय ने उस फांसी की सजा को पलट दिया है, तो ऐसे मामले भी कहाँ जाएंगे? उच्चतम न्यायालय में अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सुने जाएंगे। और यदि किसी निर्दोष व्यक्ति को फांसी की सजा सुना दी है, तो ऐसे मामले भी कहाँ सुने जाएंगे? किसके द्वारा? यहाँ पर दोनों मामले किसके द्वारा हैं? अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा। यदि अधीनस्थ न्यायालय ने किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दे दी है, उसे उच्च न्यायालय ने पलट दिया है, तो ऐसे मामले भी कहाँ सुने जाएंगे? उच्चतम न्यायालय में। और या फिर जिस व्यक्ति को अधीनस्थ न्यायालय ने निर्दोष घोषित कर दिया था, उससे मामला लेकर उस व्यक्ति को फांसी की सजा से दंडित किया जा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को भी क्या किया जाएगा? उच्चतम न्यायालय में अपील करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, इसके बाद वही आगे है, यदि उच्च न्यायालय द्वारा उम्र कैद या 10 वर्ष का कारावास का दंड दिया है, या ऐसे दंड को पलट दिया है, या तो खुद ने दंड दिया या अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिए गए दंड को क्या कर दिया? पलट दिया। वही बात अधीनस्थ न्यायालय ने यदि अधीनस्थ न्यायालय ने किसी व्यक्ति को क्या दिया है? दंड दिया है, उम्र कैद दी है या 10 साल का कारावास दिया है, तो ऐसे कारावास के दंड को यदि उच्च न्यायालय ने पलट दिया है अपने पावर से, अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रखते हुए, तो उसे भी उच्चतम न्यायालय में अपील करने का अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, पलटने का ध्यान रखें। विशेष अनुमति, अब ध्यान रखें आप, विशेष अनुमति का मतलब हो गया उच्चतम न्यायालय में एक बार मैं इन सबको हटा दूं, उससे पहले आप ध्यान कर लें, संविधान से संबंधित कोई प्रश्न उपस्थित होता हो तो उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध आप कहाँ जा सकते हैं? उच्चतम न्यायालय में। ऐसा कौन से मामलों में? संवैधानिक मामलों में। ठीक है, यानी संविधान में कोई प्रावधान नहीं था या संविधान के प्रावधान के अनुरूप निर्णय नहीं दिया गया है, तो ऐसे मामलों को आप अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं। उसके बाद आता है दीवानी मामले। अब दीवानी मामलों में पहले 20,000 रुपये तक के मामले ही जा सकते थे, ऐसा अब वर्तमान में नहीं है। दीवानी आप समझ गए होंगे कि जहां किसी प्रकार के अपराध ऐसा मतलब राज्य के विरुद्ध, हत्या, डकैती, बलात्कार, इस तरह के जो अपराध हैं वे नहीं, अधिकारों का हनन होना दीवानी न्यायालय के अंतर्गत आ सकता है, आपके राइट्स का अगर हनन हो रहा होता। ठीक है,
जैसे उत्तराधिकार, संपत्ति, इनसे संबंधित अपराध, ठीक है, ऐसे मामले। और आपराधिक तो आप समझ गए समाज के लिए जो अपराध है, संपूर्ण समाज के लिए, तो ऐसे में राज्य पक्ष है और दूसरी तरफ अन्य सरकार, अन्य व्यक्ति। अब विशेष अनुमति की बात करें। विशेष अनुमति का मतलब हो गया पहली बात तो यह अनुमति कौन देगा? उच्चतम न्यायालय देगा। मतलब आप अपने राइट के अंतर्गत ये नहीं कह सकते कि हमारा मामला सुना जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय द्वारा या उच्चतम न्यायालय से अनुमति प्राप्त होने पर अपील की जा सकेगी। किसी भी प्रकृति का मामला होगा, अपील की जा सकेगी, ठीक है। सैनिक न्यायालय के मामलों में ऐसा नहीं होगा। मतलब सैनिक न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उनके खिलाफ आप इस के अंतर्गत नहीं जा सकेंगे। ठीक है, आर्टिकल 135। अब आप ध्यान रखें कि इसके अलावा किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण कैट ये जो होते हैं, पंचायत, कुछ भी मान लीजिए आप, ट्रिब्यूनल जिनको अंग्रेजी में कहते हैं, किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध, आप ये ध्यान रखें कि भारत में प्रशासनिक मामलों को सुनने के लिए जो ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं, उन ट्रिब्यूनलों के विरुद्ध या किसी भी भारत के किसी भी न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध आप विशेष अनुमति लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं। अपील की जा सकती है। बस ध्यान रहे कि यहाँ पर आपको अनुमति सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी जाएगी। आप इसको अपना विशेषाधिकार नहीं मान सकते। यह अनुमति जो आप मांगेंगे, दीवानी, फौजदारी, राजस्व आदि मामलों से संबंधित कहने का मतलब है आप किसी भी आप जानते हैं ना, जैसे आप किसी राजा के पास जा सकते थे पुराने ज़माने में, तो राजा से संबंधित फिक्स नहीं था। आप किसी सरकारी कर्मचारी की शिकायत कर सकते थे, किसी व्यापारी की कर सकते थे, सैनिक अधिकारी की कर सकते थे, किसी भी तरह की अन्य कोई जो अपराध हो सकते थे जिस भी श्रेणी के, उन सभी श्रेणी के विरुद्ध डायरेक्ट राजा के पास आप वहाँ जा सकते थे। यहाँ पर किसको रखा गया ऐसे? वहाँ किसकी मर्जी चलती थी? राजा की। अभी बात करेंगे उसकी। दी जा सकती है, ठीक है। आगे देखें, यह अपील विशेषाधिकार नहीं है। इंपॉर्टेंट बात, आप मूल अधिकारों के हनन होने पर तो जा सकते हैं, वहां आपको सुना जाएगा ही, ठीक है। लेकिन यहां ध्यान रखें कि यह जो अपील है उच्चतम न्यायालय के विवेक के अधीन रहेगी। उच्चतम न्यायालय के विवेकाधीन रहती है, ठीक है।
उसके विवेक पर निर्भर करेगा कि वो इन मामलों में सुनवाई करने का अधिकार दे या नहीं दे। ठीक है, तो ये हमारी जो अपील क्षेत्राधिकार है वो यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम आगे चलते हैं। एक तो सैनिक न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिए गए हैं वो इसमें नहीं आएंगे। ठीक है, इसके अलावा आप ऐसे किसी विशेष मामले में अपील करना चाह रहे हैं जो कि आपके सिविल से संबंधित है, क्रिमिनल से संबंधित है, रेवेन्यू से संबंधित है या किसी भी प्रकार का अन्य कोई इनकम टैक्स से संबंधित है, टैक्स से संबंधित है, तो आप ऐसे मामलों के अंतर्गत विशेष अनुमति लेकर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकते हैं उच्च न्यायालय के निर्णयों के खिलाफ। आगे चले अब। ठीक है, उसके आगे है परामर्शदात्री या सलाहकारी। सलाहकारी क्षेत्राधिकार। ठीक है, 143। अब इसमें क्या है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। ठीक है, पहली बात। आगे, सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, अगली बात देखें आप, राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। कावेरी जल विवाद हो, चाहे केरल के शिक्षा अधिनियम को लेकर बात हो, चाहे बैरूबारी को लेकर कोई विवाद हो, चाहे राम जन्मभूमि को लेकर विवाद हो, राष्ट्रपति ने सलाह मांगी, लेकिन जैसे राम मंदिर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सलाह देने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। तो जैसा मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए मजबूर नहीं है, वो इनकार कर सकता है, या फिर राष्ट्रपति जो सलाह दी गई है उसको मानने के लिए किसी भी प्रकार से बाध्य नहीं है। तो ये जो विषय हैं कौन कौन से हो सकते हैं, ये ऐसे विषय हो सकते हैं जो कि सार्वजनिक महत्व के हों। अगली बात देखें, किस विषय पर सलाह मांग सकता है, राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के विषयों पर सलाह ले सकता है, जो कि हमने ऊपर भी लिखा है। ठीक है, या फिर पहले की कोई संधि हुई थी या कोई ऐसा कोई विवाद हो, जैसे संघीय न्यायालय था, मैंने आपको बताया कि 28 जनवरी 1950 को संघीय न्यायालय को ही हम सुप्रीम कोर्ट के रूप में स्थापित मान लिया गया। ठीक है, उसका उत्तराधिकारी। तो संघीय न्यायालय के रूप में जो कानून थे या 1935 के अधिनियम के जो कानून थे, जो ऐसे कि ऐसे भारतीय संविधान में ले लिए गए हैं, उनसे संबंधित कोई विवाद हो जाए, कोई संधि को लेकर कोई विवाद हो जाए, क्योंकि जो उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं वो संधि के द्वारा, या जम्मू कश्मीर था जो संधि के द्वारा भारत में शामिल हुआ है, हो सकता है। तो ऐसे विवादों के संदर्भ में भी, यानी संविधान निर्माण से पूर्व के कानूनों, संधियों, प्रसंविधाओं को लेकर प्रसंविधा को लेकर कोई विवाद उत्पन्न हो जाए, तो ऐसे विवादों को के विषय में सुप्रीम कोर्ट किससे सलाह ले सकता है, और राष्ट्रपति किससे सलाह ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। ठीक है, या कोई ऐसा सार्वजनिक महत्व का प्रश्न जो कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत
राष्ट्रपति को उलझन दे रहा हो या राष्ट्रपति के ध्यान में नहीं आ पा रहा उसका कोई समाधान, तो ऐसे विषयों पर या ऐसे कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट से सलाह ली जा सकती है। मैंने आपको ये बताया कि उसका क्या हो सकता है आगे आगे, ठीक है। जैसे राम जन्मभूमि अब तो सलट गया विवाद, मांगी थी लेकिन उन्होंने देने से मना कर दिया क्योंकि विवादास्पद मुद्दा था। राष्ट्रपति का चुनाव हो, (1974) में जो हुआ, ठीक है। बेरूबारी कांड हो, बेरूबारी विवाद, केरल की जो शिक्षा बिल था, ऐसे कुछ विवाद हैं जहां पर राष्ट्रपति के द्वारा क्या मांगी गई है, सलाह मांगी गई है। और राष्ट्रपति के द्वारा जो सलाह मांगी गई उनमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सलाह देना बाध्यकारी नहीं है और सलाह का मानना भी बाध्यकारी नहीं है। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार आपका यहाँ पर समाप्त होता है। आगे चलें। अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय। अभिलेख का मतलब मैंने आपको बता दिया कि रिकॉर्ड रखना, किसी भी न्याय निर्णय का क्या रखना, रिकॉर्ड रखना। अनुच्छेद 129, ठीक है। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो भी डिसीजंस देते हैं उन डिसीजंस को एक रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है और अधीनस्थ न्यायालय, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के दिए गए निर्णयों को उसी सेम विवाद में अपने न्याय निर्णयों में शामिल कर सकती है। कहने का मतलब जो निर्णय समान, लगभग समान विवादों में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने दिए हैं, ऐसा निर्णय अधीनस्थ न्यायालय दे सकती है और उच्चतम न्यायालय ने ऐसे ही विवादों में जो निर्णय दिया है उनका रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो दिए गए निर्णय हैं उनका रेफरेंस हाई कोर्ट के द्वारा भी अपने न्याय निर्णयों में दिया जा सकता है। यानी इस तरह से उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने न्याय निर्णयों में सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का, सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का रेफरेंस दिया जा सकता है ना। यानी एक तरह से जितने भी सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जो डिसीजंस होते हैं उनको संग्रहित करके रखा जाता है। इसके रूप में ये अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करता है। अब और दूसरा इसके बाद कि ये जो न्यायालय हैं, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय, अवमानना के आधार पर दंड देने की क्षमता रखते हैं। यानी अभिलेख न्यायालय का मतलब हो गया कि ये न्यायालय अपने इनकी अवमानना करने पर दंड दे सकते हैं। अब अवमानना से क्या तात्पर्य है? न्यायिक निर्णयों की आलोचना करना, अवज्ञा करना, पालना नहीं करना, कहने का मतलब, या न्यायाधीशों पर
टिप्पणी करना, अशोभनीय टिप्पणी करना, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? न्यायालय की अवमानना के अंतर्गत आती हैं। अब इस अवमानना के लिए 6 माह का साधारण कारावास और 2000 रुपए का आर्थिक दंड लगाया जा सकता है। ये दंड किसके द्वारा दिया जा सकता है? उच्चतम न्यायालय के द्वारा। लेकिन ये ध्यान रखें कि जरूरी नहीं है कि ये कंपलसरी हो। राहुल गांधी को न्यायालय की अवमानना करने के लिए भी आपने देखा होगा, थोड़े दिन पहले उन्होंने राफेल को लेकर कुछ कमिटमेंट कर दिया था और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का नाम भी अपने भाषण में या अपने रेफरेंस दे दी थी। उसकी क्या दे दी थी? उस रेफरेंस दी थी, संदर्भ दे दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऐसा केंद्र सरकार के बारे में राफेल को लेकर ऐसा कहा है, या उन्होंने कहा है कि राफेल में घोटाला हुआ है। तो और जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई निर्णय या ऐसी कोई बात केंद्र सरकार के बारे में नहीं कही थी। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उन पर अवमानना के तौर पर कार्रवाई करने की और उन्हें अदालत में पेश होकर क्षमा मांगनी पड़ी। अगर वो माफ़ी नहीं मांगते, क्योंकि मैंने कहा कि कर सकता है, जरूरी नहीं है हमेशा दंड दे ही, तो राहुल गांधी की क्षमा मांगने पर उन्हें माफ़ कर दिया गया। अन्यथा उन पर क्या लगता? 6 माह का साधारण कारावास या 2000 रुपये का आर्थिक दंड लगाया जा सकता था। तो ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। ये भी एक तरह से उनकी विवेकाधीन शक्ति है कि वो दंड को किस तरीके से लेती है। तो माफ़ी मांगने पर उन्हें क्षमा कर दिया गया। क्यों? क्योंकि अभिलेख न्यायालय के तौर पर अवमानना करने पर उन्हें दंड देने की शक्ति दी गई है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जो हमारे आगे की क्षेत्राधिकार है, न्यायिक पुनरावलोकन देखिए। न्यायिक पुनरावलोकन कानून बनाने का काम कौन करता है? संसद। संसद द्वारा कानून निर्माण का कार्य किया जाता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कानून निर्माण का कार्य कौन करता है? संसद। लेकिन वह कानून संविधान के अंतर्गत प्रावधानों के अनुरूप है या नहीं, ठीक है, इसकी जांच करना ही न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे कि कानून बनने के बाद देखो सबसे बड़ी बात है न्यायिक सक्रियता और न्यायिक समीक्षा जिसको कहते हैं हम, वो कहाँ? न्यायिक समीक्षा तो इसको ही कहते हैं। न्यायिक सक्रियता भी एक आपके बिंदु है। तो उसमें इसमें अंतर क्या है कि ये तो कब काम करता है? कानून के निर्माण होने के बाद। कानून के निर्माण के बाद किया जाता है और सक्रियता पहले हो जाती है। ठीक है, तो उसकी बात नहीं करेंगे हम। अगर उसको लगता है कि कानून के प्रावधानों के अंतर्गत है तो संवैधानिक, गैर संवैधानिक, या शून्य घोषित कर सकता है। शून्य घोषित कर सकता है। ठीक है, शून्य का था उसका प्रभाव था ही नहीं जैसे, और इसका जब तक था जब तक रह गया और नहीं रहा तो जब रद्द हो गया तो प्रभाव समाप्त हो गया ऐसा। और संविधान का मतलब तो क्या हो गया? कार्यरत है, कार्यरत था और कार्यरत रहेगा। था से मतलब नहीं, कार्यरत है और आगे भी रहेगा। ये कौन डिसाइड करता है? सुप्रीम कोर्ट। जांच करता है न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत, और जांच करने के बाद अगर उसको लगता है कि ये संवैधानिक है तो रहने देगा, गैर संवैधानिक है तो उसको क्या कर देगा? रद्द कर देगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था 99वें संविधान संशोधन के द्वारा।
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। ये भी सुप्रीम कोर्ट की पावर है। ठीक है, आगे देखें। अब जो हम आगे बात कर रहे हैं वो बात है व्याख्या करने की, संवैधानिक व्याख्या करने की। और रद्द कर दिया जाएगा तो आप जानते हैं कि सरकार क्या करेगी, उसको लागू नहीं कर सकती। और यही बात है जो कि इसकी संप्रभुता को बनाए रखती है। क्योंकि ऐसा क्यों? क्योंकि संविधान का संरक्षक कहा जाता है इसे, संविधान का संरक्षक या रक्षक सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं। ठीक है, अब आगे चले। आगे है व्याख्या करने की शक्ति। संविधान की व्याख्या करने की शक्ति, यह भी किसी अनुच्छेद में वर्णित नहीं है कि स्पेशल किसी संविधान अनुच्छेद में ऐसा कहा गया। ठीक है, संविधान के जो कानून हैं, संविधान एक जटिल कानूनी दस्तावेज है। ठीक है, अतः इसके जो प्रावधान है कठिन है, अर्थात उनकी व्याख्या किया जाना आसान नहीं है। कारण देखिए, कारण क्या है कि जब वो लिखे गए थे तब हम 1950 में लिखा गया था संविधान। ठीक है, और आज वर्तमान में लगभग 70 साल के बाद उन परिस्थितियों में पूर्णतः परिवर्तन आ गया, चेंजेस आ गया। तो वो उस समय क्या सोचकर वो कानून रखा गया था और वर्तमान में उस कानून को किस तरह से लागू किया जाना चाहिए, इन दोनों के बीच में सामंजस्य बैठाने का काम करता है कौन? सुप्रीम कोर्ट। संविधान निर्माण से लेकर वर्तमान परिस्थितियों तक मंतव्य का मतलब निर्माण करने का जो उद्देश्य था, किसी प्रावधान को लाने का जो उस समय जो उद्देश्य था, वो क्या सोचकर लाया गया था वो कानून, और आज उस उद्देश्य को लेकर किस तरह के कानून के निर्माण की आवश्यकता है, इसकी बात की जा रही है। ठीक है, तो इसमें सामंजस्य बैठाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को ही अधिकार दिया गया है कि वह संविधान में जो प्रावधान है उन प्रावधानों का जो वास्तविक अर्थ है उस अर्थ को स्पष्ट करे। अतः सुप्रीम कोर्ट को संविधान या हमने कहा अनुच्छेद जो है अनुच्छेदों की व्याख्या का अधिकार दिया गया है। ठीक
ठीक है। अब इसमें ध्यान रखता है कि पृथक्करण के सिद्धांत का, सार एवं तत्व के सिद्धांत का, पृथक्करण का सिद्धांत जो है उसका ध्यान रखता है, सार एवं तत्व की बात करता है कि जहाँ तक जो चीज़ अडॉप्टेबल है यानी स्वीकार्य है वहाँ तक स्वीकार करता है, बाकी की चीज़ को वो हटा देता है। इस तरह की बात करता है कि जो चीज़ महत्वपूर्ण है उसको रखता है, उसके बारे में बात करता है, और अन्य प्रावधानों को उस समय वो छोड़ देता है। इस तरह की कई सिद्धांतों को साथ लेकर चलता है और उन सभी आधारों पर वो संविधान की व्याख्या करता है सरल शब्दों में, या जो जिस उद्देश्य को लेकर किया गया था संविधान का निर्माण, उन उद्देश्यों को लेकर वह उसकी व्याख्या करता है। आगे चले। अब जो है अन्य शक्तियां हैं वो देखें हम। अन्य शक्तियां या राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में जो निर्देश होते हैं, चुनाव संबंधी विवाद, ठीक है। उसके अलावा यूपीएससी के अध्यक्षों और जो सदस्य हैं उनके आचरण की भी जांच की जाती है। राष्ट्रपति की अनुमति से। अब देखो जो ध्यान करने योग्य बात है वो ध्यान रखें आप यहाँ पर, ठीक है। आगे देखें आप इसी में, ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट जो भी राय देगा वो राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होगी, ये बात ध्यान रखें। ऐसे मामलों में राष्ट्रपति द्वारा दी गई सलाह बाध्यकारी होगी। जैसा कि हमने 143 में अभी पढ़ा था बाध्यकारी नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो बाध्यकारी होगी, ये बात ध्यान करें। सुप्रीम कोर्ट अपने न्यायिक निर्णयों को पलट सकता है जनहित को ध्यान में रखते हुए। उस पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि वह अपने निर्णयों पर टिका रहे, ये बात ध्यान रखें। बदलाव कर सकता है, बदलाव कर सकता है जनहित को ध्यान में रखते हुए। जनहित को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो जो मेन बातें थी वो मैंने आपको बता दी है। तो आप ये ध्यान रखें कि ये शक्तियां हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, जैसा कि मैंने उसमें बताया था, संपूर्ण भारत में लागू होते हैं। ठीक है। आगे देखें यहां अधीनस्थ न्यायालयों की अधीक्षण की शक्ति, यानी सुपरविजन करेगा, उनको रेगुलेट करेगा, कार्यों को नजर रखेगा, सुपरविजन करेगा उनके कार्यों का। सुप्रीम कोर्ट को
प्राप्त है। ठीक है, एक बात हमने पहले भी की कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी लंबित विवाद को अपने यहाँ मंगवाकर उसके बारे में न्याय निर्णय कर सकता है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने अधिकारों का दायरा सीमित नहीं रखते हुए भी अत्यधिक कार्य करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो अब हम इसकी बात कर चुके हैं। ये हमारे जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों में से एक प्रश्न ये आता है, और शक्तियाँ, क्षेत्राधिकार और गठन, इसके बारे में बात कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर आपका सुप्रीम कोर्ट पूरा हो गया। एक दो प्रश्न छोटे जो आ सकते हैं उनकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप इसको पढ़कर अपने माइंड में रखने की कोशिश करें, अनुच्छेदों को और ऐड करें। एक एक चीज़ जो भी मैंने लिखाई है वो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपके इस जो कंपटीशन एग्जाम के जो पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से करें, सुने समझे और फिर करें। ठीक है, आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं फिर।